Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 20th from the chapter Newton laws of motion from Newton ISC physics. The question says there is a ball which is moving with a momentum of 15 kg meter per second. It strikes against any wall at an angle of 60 degree and gets reflected at the same angle with its initial speed. So what you need to do, you need to find the impulse. Now students, there are three things that this questions develops in you. The learning objective of this question is first to understand what is impulse, and second to give you an insight that momentum is a vector quantity. So let's go ahead, proceed with the problem. Let's try to understand how these learning objectives are met in this particular numerical problem. So here you can see there is a wall and there is a ball which comes and strikes the wall and then it rebounds with the same speed as it has been approaching the wall. So जब बच्चों ये बॉल वॉल से टकरा के रिबाउंड हो रही है तो उसके रिबाउंड होने के बाद की जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के सेम है. सो दैट सजेस्ट कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल. तो यहां पर एक बॉल है आपके पास, आप देख सकते हो, और ये बॉल किसी इनिशियल मोमेंटम 15 kg मीटर पर सेकंड से आई, वॉल पे स्ट्राइक करी. अब बच्चों वॉल पे जब स्ट्राइक कर रही है तो किस एंगल से स्ट्राइक कर रही है? तो वो जो एंगल क्वेश्चन में दिया रखा है अगेंस्ट अ वॉल एट 60 डिग्री एंगल. तो बच्चों ये जो एंगल दिया हुआ है ये वॉल का जो नॉर्मल है, वॉल से जो नॉर्मल है उससे ये एंगल 60 डिग्री का दे रखा है. तो पहली चीज ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अगर वो लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, बट एनी विच वेज यू शुड अंडरस्टैंड कि whenever the angles are defined, generally they are defined in cases of reflection, they are generally defined from the normal to the surface. अगर उनको उसके अलावा अगर डिफाइन करना होगा तो डेफिनेटली वो मेंशन करेंगे कि भाई बॉल से इतना एंगल पे. बट अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो वो एंगल किससे डिफाइन किया गया है बच्चों? वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस से ये एंगल डिफाइन किया जाता है. तो ये 60 डिग्री के एंगल पे आती है, स्ट्राइक करती है, और जब रिबाउंड कर रही है वॉल से तो रिबाउंड भी वो उसी एंगल पे कर रही है as the question says at the same angle. तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कि ये एंगल भी आपका क्या है, वो इतना ही 60 डिग्री का है. अब क्या इनका इनिशियल मोमेंटम था? इनिशियल मोमेंटम जो बॉल का था वो 15 kg मीटर पर सेकेंड है. तो ये जो रेड कलर का एरो है ये बता रहा मुझे इनिशियल मोमेंटम, एंड दैट हैपेंस टू बी 15 kg मीटर पर सेकेंड. और आफ्टर स्ट्राइकिंग एंड रिबाउंडिंग the ball goes with the final momentum and that happens to be also 15 kg meter per second. तो बच्चों जो इसका इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम, उसके मैग्नीट्यूड तो जरूर सेम है, लेकिन दोनों मोमेंटम का डायरेक्शन अलग अलग है. मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, so there will be a change in the momentum even if the direction changes. तो बच्चों यहां पर चूंकि मोमेंटम का डायरेक्शन बदल गया, इसलिए यहां पर चेंज इन मोमेंटम ऑब्जर्व होगा, और चेंज इन मोमेंटम के ऑब्जर्व होने की वजह से एक इंपल्स क्रिएट होगा. अब इंपल्स होता क्या था? अगर मैं उस चीज के ऊपर चलूं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लो. इंपल्स यानी कि फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. So F multiplied by delta t defines the impulse, and according to the Newton's second law of motion, F was equal to, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता था F is equals to delta P over delta T, isn't it?
So if I take f delta t on the other side, so f delta t will be equals to delta p, but f delta t is nothing but momentum. uh, f delta t is nothing but impulse, so impulse also happens to be equal to change in momentum. तो बच्चों ये एक्सप्रेशन जो ध्यान में रखिएगा, नीट वगैरह में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनता है इम्पल्स से रिलेटेड। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो इवेंचुअली आई नीड टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, लेट मी जस्ट टेक दीज टू momentum, that is the initial momentum and the final momentum, as a vector quantity, and let me place them on the coordinate axis। तो ये बच्चों ऊपर से मैं इनिशियल मोमेंटम को ले आया, और जब कभी मैं उनको रेफरेंस एक्सिस पे या रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लेस करता हूं तो इस बात का ध्यान रखता हूं कि जो भी वेक्टर है उसका टेल ओरिजिन के साथ अलाइन हो जाए। तो ये इनिशियल मोमेंटम है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे था बच्चों? 60 डिग्री पे था। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री के इस एंगल पे ये आ गया। अब जो फाइनल मोमेंटम है वो भी एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे है? वो भी 60 डिग्री पे है। तो ये एक्स एक्सिस से इसका भी एंगल 60 डिग्री पे हो गया। अब मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज वर्ड का मायने क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फिजिक्स में जब कभी भी आपसे चेंज कहा जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, जो फाइनल मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है, दोनों ही मोमेंटम सिंपली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं कर रहे हैं, रादर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहे हैं। तो बच्चों जब कभी भी हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को मैंने अपने थ्योरी क्लास में बोला था कि ये वेक्टर्स नॉटी वेक्टर्स हैं, दे आर नॉटी वेक्टर्स। तो ऐसे नॉटी वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे नॉटी वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस का कंपोनेंट मिल जाएगा और चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस का कंपोनेंट मिल जाएगा, और फिर मैं उनको प्रोसीड करूंगा। तो चलो बच्चों इनको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ये है, इसको रिजॉल्व करूंगा। ये एंगल 60 डिग्री का एक्स एक्सिस से बना है। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, देख सकते हो। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग आया उसकी वैल्यू हो जाएगी पी आई कॉस 60 डिग्री, और जो वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है वो हो जाएगा पी आई साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कंपोनेंट मिला इनिशियल मोमेंटम का पी आई कॉस 60 डिग्री, और इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग मुझे कंपोनेंट मिल गया इनिशियल मोमेंटम का पी आई साइन 60 डिग्री। और चलिए इसी तरह से अब मैं फाइनल मोमेंटम को भी रिजॉल्व कर लेता हूं। अब उसके भी दो कंपोनेंट आ गए, देख सकते हो। एक एक्स एक्सिस के अलोंग आया है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग आया है उसके अलोंग हमें वापस से फाइनल मोमेंटम पी एफ कॉस 60 डिग्री बच्चों मिलता है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है बच्चों वो हो रहा है पी एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो आई हैव गॉट टू कंपोनेंट्स of final momentum also, cos 60, pf cos 60 and pf sin 60। अब बच्चों जब मैं चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो चेंज इन मोमेंटम along the x axis let's calculate, and similarly let's calculate change in momentum along the y axis also। So what is the change in momentum along the x axis? So that will be final momentum along the x axis minus initial momentum along the x axis। So what is the final momentum along the x axis? That is pf cos 60 degree, and what is pf cos 60 degree I cap? Can you see that is directed along the positive x axis? And what is the initial momentum along the
x axis, that is minus pi cos 60, and this is directly along the negative x axis, so I am going to put it as minus I cap. I believe that is very clear to all of you. So what I have done, हम लोगों ने फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट और इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया टू फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम अलोंग द x एक्सिस. अब बच्चों pf भी 15 का था, pi भी 15 का था, बिकॉज उसी स्पीड से वो रिबाउंड किया था, इसलिए दिस विल बी 15 cos 60 डिग्री आई कैप, और ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 cos 60 डिग्री. और अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये निकल के आएगा 2 इंटू 15 cos 60 डिग्री आई कैप. क्लियर है बच्चों? ये तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस निकला, ये चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के अलोंग निकला. इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस भी निकाल लेते हैं. तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस. देखो बच्चों, ये 2 डायमेंशनल फिजिक्स में जब भी तुम जाओगे तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर्स को लेके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक, अब चलिए फाइनल कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस. तो फाइनल कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस इज pf sin 60 degree, and that happens to be along the negative y-axis, so I would put it as a minus j cap sign, minus, and what is the initial one? That is minus pi sin 60 degree, and that's also along the negative y-axis, so I will put it as a minus j cap. And when I'm going to simplify, this comes out to be pf sin 60 degree minus j cap, so minus I've taken out cap outside, so this becomes minus pf sin 60 degree, and this minus once again combined multiplied together to give you a plus sign, and pi sin 60 degree. So you get the change. Now notice over here, when you're looking for the y component change in the momentum along the y axis, now initial momentum is also the same magnitude wise, and the final momentum is also the same in the magnitude wise, so this will becomes minus 15 sin 60 j cap, and this will become plus 15 sin 60 j cap, and both will cancel out, so there won't be any change of momentum that will be taking place along the y-axis. So the total change in momentum, if I'm looking forward for, so shall I rub it out the next part? Okay. तो बच्चों जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम निकलने वाला है, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप प्लस चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप के बराबर होगा. अब देखो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस कितना निकल के आया है? दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 15 cos 60 डिग्री आई कैप, और चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस क्या निकला है? दैट वाज 0 जे कैप, तो दिस इज 0 जे कैप. अब बच्चों cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है? तो तुम लोग को मालूम है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ. तो ये हाफ आ गया, और यहाँ पे आई कैप, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो. तो चेंज इन मोमेंटम जो आया वो कितना आ गया बच्चों? 15 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड. और अभी हम लोगों ने पढ़ा था इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है,
तो तुम्हारा इम्पल्स ट्रांसफर कितने का हो जाएगा, 15 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेजर लर्निंग आउटकम था, एक तो इस बात को समझना था कि इम्पल्स खुद क्या होता है। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इस बात को रियलाइज कराता है न्यूमेरिकल कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर, टू डायमेंशंस में स्प्रेड हो रहा है। तो टू डायमेंशंस में कैसे मैं वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं, उसके कंपोनेंट्स मिलते हैं और उन कंपोनेंट्स की मदद से हम कैसे चेंज को फाइंड करते हैं। तो बच्चों इस बात को, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी के तरह ही आपका एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी किताब का 21st न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपने आप से ट्राई करें। नहीं अगर आप कर पाते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं 21st का भी सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर इस वीडियो से आपकी लर्निंग इन्हांस हुई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो। थैंक यू सो मच।